Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am the social science teacher. Today we start our chapter number 11, rights and duties. अभी हम इस chapter में क्या-क्या clear करेंगे? First topic is importance of the constitution. जो हमारा constitution है उसकी importance क्या है ना? उसमें कुछ rules होते हैं, rights होते हैं, duties होता है. Second number is fundamental rights. Fundamental rights क्या होते हैं? नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. India is a very unique country consisting of diverse set of people with diverse interest. देखो, इंडिया है बहुत यूनिक कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है ना, बिग कंट्री है. इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग डाइवर्स का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनको अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट भी होता है ना. अलग अलग खाना पीना होता है, रहन सहन अलग होता है, ड्रेसेस हर जगह की अलग होती हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. However, each citizen enjoy equal rights and is equal in the eye of law. वो कह रहे हैं बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं और हर सिटीजन को अपने इक्वल राइट्स, अपने राइट्स होते हैं, अधिकार मिले हुए होते हैं और हर इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. और हर कोई कानून के सामने सभी इक्वल हैं, सभी समान हैं. डू यू नो हाउ दिस इज पॉसिबल? आप लोग जानते हो ये पॉसिबल कैसे है? इंडिया गेट देयर राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. कम लेट्स लर्न अबाउट मोर अबाउट इट. तो हम जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ है. इंडिया के लोग हैं उनको ये जो राइट्स हैं वो कहाँ से मिले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं. द क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर is known as the father of Indian Constitution. Next our topic is what we shall learn in this chapter. The question is the Constitution of India. उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी. तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या है चेक करते हैं. राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedy. हम इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे. वैसे ही जैसे कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही क्या है कुछ ड्यूटीज भी होती हैं. अगर हम बात करते हैं अपने अधिकारों की भी, हमें ये राइट मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए. सो हमें हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं ना. फर्स्ट ड्यूटी इज रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री. सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा संविधान है उसकी क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो लॉ है, नियम है, रूल्स हैं हमारी कंट्री के, उनको ओबे करना चाहिए. सेकंड इज रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. हमें हमारे नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए. रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशनल आवर कंट्री. वो कह रहे हैं हमें हमारी जो कंट्री की डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. क्योंकि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजियन के लोग रहते हैं तो ऑल आर इक्वल, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज हेल्प द गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस. जब भी नेशनल क्राइसिस होते हैं, कोई भी मुश्किलें आती है, क्राइसिस का मतलब होता है मुश्किलें आती हैं, तो ऐसी टाइम में गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए. प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट. हमें हमारे एनवायरनमेंट को, आसपास जो हमारे एनवायरनमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित और प्रिजर्व रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए. नॉट डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी. हमें जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको डैमेज मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. ट्रीट ऑल सिटीजन एज इक्वल एंड फॉलो नॉन वायलेंस. सभी सिटीजन, सभी जो इंडिया के सिटीजन जो पर्टिकुलर किस कंट्री में रहते हैं वो सिटीजन, जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं वो इंडिया के सिटीजन होते हैं.
और जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो वहाँ के सिटीजन होते हैं। तो सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और नॉन वायलेंस होता है अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, इसमें कुछ गवर्नमेंट रूल बनाती है लाइक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना, आरटी के तहत। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, है ना, ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन की बात करें, जो SC ST होते हैं ना, उनको भी क्या है, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन के लिए। सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हियर। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, सिटीजन हैव सर्टेन राइट्स। जो हमारी कंट्री है इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज की तरह इंडिया के लोगों को भी कुछ सर्टेन राइट्स मतलब कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इट्स पीपल। तो गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि लोगों के क्या है, राइट्स क्या है, सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टिव रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक लॉज। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बनाती है और इंश्योर करती है दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय द पीपल। मतलब वो लॉज बनाते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि जो लॉज हैं उनको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The government follow a set of rules or basic principles when it make a law. गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जब वो लॉज को बनाते हैं, है ना, ताकि सभी के लिए वो क्या है, फायदेमंद हो, सभी उनको क्या है, फॉलो कर सके, मान सके। इट कैन नॉट टेक अवे द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। लेकिन इनको बनाते हुए स्पेशली इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोगों के अधिकार जो होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे, है ना, उनको छीने नहीं, उनसे कोई ले नहीं अधिकार। These set of rules and principles are compiled and including in a document called the Constitution. जब ये rules बन जाते हैं, है ना, तो rules क्या है और principles क्या है, इनको मिलाकर एक document बनता है जिसको Constitution कहते हैं। The Constitution of India. Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar is also famously known as Baba Saheb. इनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। He was an Indian economist, politician and social reformer. इनको इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, पॉलिटिशियन भी और सोशल रिफॉर्मर, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं। He was independent India's first law minister. ये क्या थे, पहले लॉ मिनिस्टर थे एंड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। CDC जिसको कहते हैं, इसके चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी के। He fought against the social discrimination of the untouchable। जो दलित लोग होते हैं, जिनको लोग पहले क्या करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे जिनसे, उन्होंने, ये खुद भी क्या थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, खुद भी क्या थे, दलित थे, है ना, और उन्होंने बहुत सारी अपनी जो लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था, है ना, जैसे लोग कहते थे ये छोटी जाति के हैं, नीची जाति के हैं, है ना, अदर कास्ट के हैं, छोटी कास्ट के हैं, तो इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो पहले ये चीज चलती थी, तो इन्होंने भी उस चीज को फेस किया था। He aimed for a society where the untouchable were given equal social and political rights। उन्होंने क्या किया, एक एम बनाया जिसमें क्या था, उन्होंने ये सोसाइटी में ये चीज रखी कि सभी को जो है, सभी सोशल मतलब इक्वल है, कभी सभी समान है और सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अम्बेडकर was posthumously awarded उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इन 1990 में उनको भारत रत्न से भी अवार्ड किया गया था। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वन ऑफ द, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, इट टुक्स 2 years
11 months and 17 days to complete the task of drafting the constitution. इसको complete होने में 2 years 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, तभी इसको लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. Dr. B.R. Ambedkar played a crucial role as the chairman of the drafting committee which prepared the entire constitution. उनका बहुत ही important रोल रहा है क्योंकि उस टाइम ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने क्या है कंप्लीट जो था एंटायर मतलब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया था. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. अडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, और केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. जिस दिन हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, उस दिन ये इफेक्ट में आया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री. इसको सुप्रीम लॉ भी कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, है ना, लोगों के लिए राइट्स और रूल्स सब इसमें लिखा होता है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट. अब देखिए, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना? तो इम्पोर्टेंट क्यों है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज एंड पावर्स इन द कंट्री. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? सारे नियम्स हैं, सारी पावर्स हैं जो भी हमारी कंट्री के लिए हैं, उसमें सब इंक्लूडेड है. सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाता है. It tells the government what it can do and what it cannot do and prevent the government from becoming all powerful. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि गवर्नमेंट what it कैन डू, मतलब जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ताकि क्या है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, नियम होते हैं जो क्या है किसी एक गवर्नमेंट को पावरफुल होने बनने से रोकती है. नेक्स्ट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन राइट. जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, है ना. और वैसे ही राइट्स के साथ साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती है. ड्यूटीज कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होती हैं जो कर्तव्य होते हैं, राइट्स होते हैं जो अधिकार होते हैं. दीज राइट्स एंड ड्यूटी आर प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किया है. अब फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं ना जो हर सिटीजन को मिलते हैं ताकि उनको क्या है प्रिविलेज मिल सके, है ना. जैसे सभी इक्वल है, हमें भी पता है भी ऑल आर इक्वल्स, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना, पढ़ने का अधिकार सबको है. तो इसको हम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स. Fundamental rights. The Constitution of India is a written document that lays down the framework on which the government works. It lays down the rights and duties of the citizens of the country. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950. This day is celebrated as the Republic Day of India. Let us know our 6 fundamental rights as laid down by the Constitution. Right to equality. All citizens of India enjoy equality in the eyes of law. It applies to all persons in the same manner, irrespective of religion, race, caste, gender, or place of birth. Right to freedom. Citizens have the right of speech and expression. They can assemble and form associations. They can move, settle, and follow the trade and profession of choice within the law. Right against exploitation.
This fundamental right ensures no one should be ill-treated or exploited. It prohibits any form of exploitation such as child labor, forced labor, and human trafficking. Right to freedom of religion. Every citizen can practice the religion of their choice and worship in their own way. Cultural and educational rights. Everyone has the right to practice their own culture and to be educated. Right to constitutional remedies. Every citizen can enjoy and be ensured of fundamental rights. Every citizen has equal rights to apply to the court of law for justice if there is a threat to any of their fundamental rights. There is now a special focus on right to education. There was a time when the underprivileged could not send their children to school as the school fee was not affordable. Girls were forced to stay at home and not study. Now, the times have changed. The Right to Education Act, RTE, was passed by the Parliament on 4th August 2009. The Act describes the provision of free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14. The Act came into force on 1st April 2010. Education is a fundamental right of every child in India now. Every child in India can get free and compulsory education. The midday meal scheme, introduced in government schools all over India, provides food for children in school. This also encourages children to come to school. The fundamental rights make way for a better quality of life. यस, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स इंडिया के जो सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोवाइड होते हैं. दीज राइट्स आर नेसेसरी टू हेल्प पीपल बिकम बेटर सिटीजन्स. अब ये राइट्स क्यों मिलते हैं? ताकि क्या है, इंडिया के लोग हैं वो क्या है और बेटर सिटीजन बन सकें. इफ एनीवन टेक अवे दीज राइट्स, अगर कोई भी है ये राइट्स अगर मान लो छीनने की या लेने की कोशिश करता है, सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन. तो क्या है, अगर कोई भी अधिकार छीनने की या लेने की कोशिश करता है तो लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप इन माइंड दीज राइट्स ऑफ द सिटीजन व्हेन इट मेक लॉज. जब गवर्नमेंट इन लॉज को नियम्स को बनाती है तो वो लोगों के अधिकारों को दिमाग में रखकर ही जो नियम्स होते हैं रूल्स होते हैं उनको बनाते हैं. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स. अब कह रहे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में अभी हमने वीडियो में देखा है. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, मतलब सभी लोग समान हैं. The Constitution guarantees that every citizen will be equal protected by the laws of the country. मतलब सभी समान है और laws में भी सभी को समान सुरक्षा प्रदान मिलती है, ये प्रदान की जाती है. Citizen cannot be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender और place of birth. किसी भी तरह से कोई भी कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से या कोई भी रिलीजन के हिसाब से उनको क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता. राइट टू फ्रीडम मतलब सभी को किस चीज की स्वतंत्रता है? फ्रीडम मतलब जो आजादी है. एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री इज फ्री टू स्पीक एंड एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज, है ना. तो हर सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के लोग हैं, उनको अपनी बात या अपने विचार रखने की, अपने बात को कहने का क्या है, राइट है. फ्री टू लिव एंड ट्रेवल एनीवेयर, वो क्या है, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए या कहीं भी रहने के लिए कंट्री में बिल्कुल फ्री है. फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन
in the country. और कोई भी प्रोफेशन किसी भी तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ भी किसी भी धर्म को मानने के लिए उनको क्या है, फ्रीडम है। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये मतलब होता है जो कोई भी अंडर 14 एज बच्चे होते हैं उनको कोई भी फैक्ट्रीज में, कोई भी घरों में कोई भी लेबर वर्क नहीं करा सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है उनका शोषण नहीं कर सकते। We cannot treat other in unfair manner and take advantage of them. मतलब जो 14 ईयर या 14 ईयर्स की एज से कम बच्चे हैं उनको कोई भी उनका एडवांटेज लेके उनसे काम नहीं करवा सकता या उनको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता काम करने के लिए। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन, इनको फैक्ट्रीज में, घरों में, माइंस होती है, मिल होती है ना, कपड़ा मिल होती है, और कोई भी तरीके का डोमेस्टिक घरों में काम नहीं करवा सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करने की उनको बिल्कुल ही फ्रीडम होती है। एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपिगेट। प्रोपिगेट का मतलब होता है भी अपने आइडियाज मतलब दूसरे लोगों को देने में, अपनी सोच दूसरों के मतलब बताने में उनको पूरी छूट होती है, वो उनको चॉइस होती है, वो किसी भी धर्म को चूज कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन। मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं है किसी स्टेट में, अगर कोई ऐसा स्टेट है जिसमें एक ही धर्म के लोग रहते हैं, हर स्टेट में अलग अलग धर्मों के, रिलीजन के, कास्ट के, है ना, कोई भी किसी भी जगह के लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट का मतलब होता है इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे लैंग्वेज एंड कल्चर मतलब जो अलग अलग स्टेट में जैसे से लोग जाते रहते हैं वहाँ पे कल्चर भी, भाषाएं भी सब चेंज होती रहती हैं। तो पीपल इन ईच स्टेट हैव द राइट टू प्रिजर्व मतलब उनको यह जो लोगों को ये राइट होता है कि वो क्या है अपनी जो भी उनकी क्वालिटी है, अपने आइडियाज हैं, है ना, उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं एंड फॉलो देयर ऑन कल्चर। वो किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी सिटी में रहें, तो वो क्या है अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं है अभी मान लो पर्टिकुलर वो गुजरात में रह रहे हैं तो उनको वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। They can also set up their own school and colleges in any part of India. वो क्या कर सकते हैं, जो लोग किसी भी स्टेट, सिटी, कंट्री कहीं भी रहते हैं वो अपने स्कूल, कॉलेज मतलब कहीं भी उनको ये फ्रीडम होती है कि उनको एजुकेशनल राइट है, वो कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं और कहीं अपने, क्योंकि कल्चर है, लैंग्वेज है, वो तो स्टेट बाय स्टेट चेंज होता रहता है, तो उनको ये फ्रीडम होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। This right gives us the power to seek justice in a court of law if our fundamental rights are taken away. इस राइट के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई भी अपनी पावर को दिखाकर, अपनी ताकत को दिखाकर कोई भी किसी के राइट्स को छीनना चाहे या उनके अधिकार लेना चाहे तो लोग कोर्ट में जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जा सकते हैं। सो आज की क्लास